महफिल उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड टेट यानी उर्दू टीईटी की हम आपकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं और आज आपकी ऑनलाइन 8वीं क्लास है। इससे पहले हम आपकी 7 क्लास करा चुके हैं उर्दू सब्जेक्ट की। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 8 यानी कि 8वें प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और ये भी आपका एक PYQ होगा। देखिए, PYQs हम आपको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो उत्तराखंड टीईटी उर्दू का सिलेबस है उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उसमें अगर आप PYQs ही सॉल्व कर लेंगे तो बहुत हद तक आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पैराग्राफ आता है। फिर पैराग्राफ से तो आप वहीं छांट सकते हैं, लेकिन जो इसके पिछले क्वेश्चन हैं अगर आपने उनको हल कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर इसमें 25 से 30 नंबर के बीच कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, आज का आपका सवाल नामा आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पर आपसे पूछा गया है यूटेट PYQ 2020 पेपर फर्स्ट के सेट ए के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सवाल नंबर 1 की तरफ यानी कि सवाल नंबर 61 की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं और आपसे पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ। बहुत मशहूर सवाल है, बहुत बार आ भी चुका है, अब आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपने ये रट लिया होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है आपके पास 1800, बी में है 1802, सी में है 1803 और डी में है 1805। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1800। ठीक है, तो 1800 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम 1800 में अमल में आया है। अब सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसका क़याम कहाँ अमल में आया, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ बना, तो उसका जवाब हो जाएगा कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। अगर पूछ लिया जाए कि ये कॉलेज किसने बनवाया तो उसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके शोबे हिंदुस्तानी के सदर कौन थे, तो उसका जवाब हो जाएगा जॉन गिलक्रिस्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है सवाल नंबर 62 में आब हयात के मुसन्निफ़ कौन है। आब हयात के मुसन्निफ़ कौन है? आब हयात एक किताब का नाम है और बहुत मशहूर किताब है। ये दरअसल क्या है, तज़किरों की किताब है, लेकिन इसी किताब के अंदर तनक़ीद के इब्तिदाई नुक़ूश भी पाए जाते हैं। और कई बार आपसे सवाल ये भी पूछ लिया जाएगा कि उर्दू तनक़ीद के इब्तिदाई नुक़ूश किस किताब में पाए जाते हैं। अगर वहाँ आब हयात और दीगर किताबों के नाम हैं तो आब हयात सही हो जाएगा। और अगर वहाँ पर पूछ लिया जाए कि उर्दू तनक़ीद की बाकायदा पहली किताब कौन सी है तो उसका जवाब हो जाएगा मुक़द्दमा शेर व शायरी। ठीक है, चलिए मैं लिख के आपको सारी चीज़ें बताता, लेकिन चूँकि वीडियो तवील हो जाती है इसलिए और ही आप इनको याद कर लीजिए। ऑप्शन ए में है आपके पास ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, बी में है मौलाना हुसैन आज़ाद, सी में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी में है डॉक्टर तारा चंद। जी जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सवाल नंबर 62 का। तो सवाल नंबर 62 का आपका बी सही हो जाएगा। मौलाना हुसैन आज़ाद ने आब हयात लिखी है। अब कई बार इसके सन्ने तसनीफ़ के बारे में भी सवाल आ जाता है कि ये किताब कब तसनीफ़ की गई है। तो 1880 में तकरीबन इसको तसनीफ़ किया गया है। आप अच्छे से इसका देख लीजिएगा। ठीक है, मैं भी कंफर्म नहीं आपको बता पा रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि 1880 में तकरीबन ये किताब मंजर आम पर आई। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और सवाल नंबर 63 में आपसे पूछा है कि मद्दो जज़्र इस्लाम नज़्म के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। ठीक है जी, अब देखिए इसी किताब का नाम क्या है, मुसद्दस हाली भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसद्दस हाली भी इस किताब का नाम है, इसको कहते हैं। और एक इसके बारे में जब पहले तो इसके सही जवाब जान लीजिए। अकबर इलाहाबादी ऑप्शन में है, अल्लामा इकबाल है, जोशमली आबादी है और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मद्दो जज़्र इस्लाम। जो किताब है वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। अब कई बार आपके पास सवाल ये आ जाता है कि ये किताब किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। तो इस किताब को किसकी फरमाइश पर लिखा गया था? बेसिकली लिखा गया था सर सैयद की फरमाइश पर। किसकी? सर सैयद की फरमाइश पर लिखा गया था। और सर सैयद का एक कौल बड़ा मशहूर है कि अगर क़यामत के दिन खुदा मुझसे ये पूछेगा कि दुनिया में आप क्या करके आए हैं तो मैं ये कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा के लाया हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस किताब के अंदर था क्या? इस किताब के अंदर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की दास्तान बयान की गई है। ठीक है, उनके कारनामों को बयान किया गया है कि उन्होंने कितने अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं और आज वो किस बस्ती में आकर गिर गए हैं।
चलिए, ये तो था इसका जवाब, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली सही हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, कई बार इसी किताब का नाम मद्दो जज़्र इस्लाम का मुसद्दस हाली भी लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मुसद्दस हाली। तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और सवाल नंबर 64 आपसे पूछ रहा है कि मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदी। जल्दी से बताइए। तो सवाल नंबर 64 का सही जवाब हो जाएगा आपका अरबी। ठीक है, कई बार सवाल आता है कि मरसिया किस लफ्ज़ से निकला है, ठीक है, या मरसिया किस से बनाए, तो वहाँ अगर रिसा लिखा हुआ होगा, क्या होगा? रिसा, तो आप ये ऑप्शन लगा देंगे कि मरसिया किससे निकला है? रिसा से निकला है, और अरबी का ये लफ्ज़ है। चलिए, सवाल नंबर 65 में आपसे पूछा गया है कि सौदा का नाम बताइए। सौदा, देखिए यहाँ पे तखल्लुस लगा हुआ है, जो ब्रैकेट में मैं बंद कर रहा हूँ ना, इसको कहते हैं तखल्लुस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। सौदा का पूरा नाम बताइए, क्या है? ऑप्शन ए में मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ीक, बी में है मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़िया, और सी में है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, और डी में है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ीक। चलिए, जल्दी से बताइए कि सौदा का नाम क्या है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सौदा का पूरा नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, और इनका तखल्लुस था सौदा। अब कई बार आपसे पूछा जाएगा कि सौदा ने, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने सौदा तखल्लुस किस बात के लिए रखा। तो हम आपको बता दें कि सौदा, इनके जो वालिद थे वो क्या थे? सौदागर थे। ठीक है, सौदागर थे, यानी कि क्या थे? वो बिजनेसमैन थे। तो वहीं से इन्होंने सौदा अपना तखल्लुस रखा। क्या रखा? सौदा। ठीक है जी। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि दस्ते खुदा का क़ुव्वत बाज़ु हुसैन है, दस्ते खुदा का क़ुव्वत बाज़ु हुसैन है, इस मिसरे का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ सुखन से है? सवाल नंबर 66 का। अब पहले तो इसका जवाब जान लेते हैं, उसके बाद फिर मैं एक कीवर्ड आपको बताऊंगा। अगर वो आपने याद कर लिया तो आप इस तरह के सभी सवाल हमेशा के लिए हल कर लेंगे। ऑप्शन ए में है मसनवी, बी में है मरसिया, सी में है गज़ल, और डी में है कसीदा। जी, जल्दी से आप पहले इसका जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 66 का। राइट आंसर विल बी द जी बी। क्या हो जाएगा? मरसिया। ठीक है, तो ये जो मिसरा है, मिसरा तो आप जानते ही होंगे ना, मिसरा हमने आपको बता दिया था, किसी भी शेर की एक लाइन को मिसरा कहते हैं, 2 लाइनों को शेर कहते हैं। ठीक है, अब ये मिसरा कैसे पहचान पाएंगे आप? देखिए, मरसिए में सबसे ज़्यादा जो जिक्र होता है वो होता है हज़रत हुसैन का। किसका? हज़रत हुसैन का। तो अगर कहीं भी किसी उसमें हज़रत हुसैन का जिक्र आ जाए तो आप 90% ये मान के चलिए कि वो क्या होगा? मरसिया होगा। चलिए, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन 2, 3, 4 या फिर 5। जी, जल्दी बताइए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। अब 3 बताइए किस में होते हैं? 3 होते हैं मुसल्लस में। किस में होते हैं? मुसल्लस में 3 होते हैं। ठीक है, मुसल्लस में 3 होते हैं, और 4 होते हैं रुबाई में। 5 होते हैं मुखम्मस में। किस में? मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? 5 होते हैं। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा गया है कि अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए में लाहौर, बी में सियालकोट है, सी में कराची, और डी में चंडीगढ़। जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए। तो सवाल नंबर 68 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सियालकोट में। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अल्लामा इकबाल की वफ़ात कहाँ हुई? तो वफ़ात कहाँ हुई? इनकी लाहौर में वफ़ात हुई। ठीक है, सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई और लाहौर में इनकी वफ़ात हुई। और इनका सन पैदाइश क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर पता लगेगा आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा गया है कि आग का दरिया का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? आग का दरिया क्या है? अफसाना है, दास्तान है, नावल है, या फिर नावल्ट है? जल्दी से बताइए। अफसाना आग का दरिया किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जी, नावल से ताल्लुक़ रखता है। अब आप मुझे ये बताइए कि आग का दरिया किसका लिखा हुआ नावल है? तो ये किसका हो जाएगा? कुर्रतुल ऐन हैदर का हो जाएगा। कुर्रतुल ऐन हैदर का ये नावल हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए कि कुर्रतुल ऐन हैदर
कहाँ पैदा हुई हैं, ये भी सवाल आपसे बन सकता है कभी। जैसे आपसे पूछा गया ना अल्लामा इकबाल के बारे में कहाँ पैदा हुए, तो कई बार आपके सामने सवाल ये आ जाएगा कि कुर्रतुल ऐन हैदर कहाँ पैदा हुई। तो ये पैदा हुई थी कहाँ पे, अलीगढ़ में, अलीगढ़ में। और इनका इंतकाल कहाँ हुआ, तो इंतकाल हुआ था इनका दिल्ली के पास में, जी दिल्ली के पास में एक जगह है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रही वो कौन सी है जी। तो इनका इंतकाल हुआ था 2007 में, और 2007 में इंतकाल हुआ और 1927 में इनकी क्या हुई, पैदाइश हुई। ठीक है। इनके जो वालिद थे वो बड़े मशहूर एक अदीब थे, उनका नाम था सज्जाद हैदर यल्दरम। ठीक है, सज्जाद हैदर यल्दरम। इनकी जो वालिदा थी उनका नाम था नज़र सज्जाद हैदर यल्दरम। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब जहन में होंगी तो बड़ा आसान आपके लिए, उर्दू मलाई से भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 70 में, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। बहुत मशहूर कौल है, जल्दी से बताइए किसका है जी। ऑप्शन ए में आपके मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी में अब्दुल हलीम शरर, और सी में रतन नासर शार, डी में है राशिदुल खैरी, अल्लामा राशिदुल खैरी। जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जी। 70 का आपका हो जाएगा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इन्होंने कहा था कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी जो ज़बान है उर्दू वो किससे निकली है, ब्रज भाषा से निकली है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ का मुसन्निफ़ कौन है। उर्दू अदब की एक किताब का नाम है, क्या नाम है किताब का, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, उसका मुसन्निफ़ कौन है आपको ये बताना है जल्दी। ऑप्शन ए में एहतशाम हुसैन, बी में रफ़ीक़ हुसैन, सी में मुजावर हुसैन, और डी में है मुश्ताक़ हुसैन यूसुफ़ी। जल्दी से बताइए जी। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 71 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 71 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एहतशाम हुसैन जी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और पूछा गया है आपसे शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी कहाँ पैदा हुए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको पता होना चाहिए जो उर्दू के मशहूर अदीब हैं, राइटर्स हैं, वो कहाँ पैदा हुए और उनका इंतकाल कहाँ हुआ। अगर आप ये सब चीज़ें याद कर लेंगे तो ना सिर्फ ये कि आप उर्दू यूटीटी का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर पाएंगे, बल्कि और भी बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनको आप इसके ज़रिए से क्वालिफ़ाई कर पाएंगे। चलिए ऑप्शन आपके पास है लखनऊ, बी अमरोहा, सी दिल्ली, और डी अलीगढ़। जल्दी से बताइए जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमरोहा। ये कहाँ पैदा हुए थे, अमरोहा में पैदा हुए थे। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ, अगर आप बता पाएँ तो ये बताइए कि अमरोहा में वो कौन से मशहूर अदीब हैं जो इनके अलावा भी पैदा हुए थे। ठीक है, चलिए ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि मुसम्मन किस नज़्म को कहते हैं। मुसम्मन किस नज़्म को कहते हैं, यानी जिसके हर बंद में कितने मिसरे हों। ऑप्शन ए में 8, बी में 7, सी में 6, और डी में 5। जल्दी बताइए, बहुत आसान सवाल है। मैंने कल परसों ही आपको पूरी तफसील के साथ समझाया था कि 2 मिसरों वालों को क्या कहते हैं, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 10 तक मैंने बताया था कि 10 मिसरे वाली तक को क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए जी। तो सवाल नंबर 73 का आपका हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा जी, बिल्कुल सही दिया है जिसने ए दिया है 8। ठीक है, जो 8 मिसरों वाली नज़्म होती है उसको मुसम्मन कहते हैं। सवाल नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। आपके पास सवाल नंबर 74 में एक शेर दिया गया है और उसके बारे में पूछा है कि इसमें कौन सी सनअत का इस्तेमाल हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन में है तिलमीह, बी में है तशबीह, और सी में तौजीह, और डी में तरसीह। जल्दी से बताइए, इसके बारे में हम आपको तफसील से समझा चुके हैं। देखिए इसमें हो जाएगा तिलमीह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आप कैसे पहचानेंगे, जब भी किसी शेर में कोई ऐसी बात ज़िक्र की गई हो जिससे हमारी नज़र, हमारा जहन फ़ौरन किसी तारीख़ की तरफ जाए, किसी तारीख़ी वाक़ये की तरफ जाए, तो उसको हम तिलमीह कहते हैं। कैसे, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। तो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ये कौन सा वाक़या है, ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का वाक़या है। जिस वक्त नमरूद ने उनको किस में डाला था, नमरूद ने उनको ऑप्शन दिए थे कि या तो तुम अपनी जो नबूवत है उसका दावा छोड़ दो, या फिर मैं तुम्हें किस में डाल दूँगा जी, आग में डालकर जला दूँगा।
तो ये उसी वाक़ये की तरफ इशारा किया गया है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। तो आप समझ लीजिए, जब भी किसी शेर में किसी वाक़ये की तरफ इशारा किया गया हो जिससे कोई हमें तारीख़ी बात पता लगती हो तो उसको तिल्मी कहते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि ज़बान की तहसील व इर्तिक़ा के लिए सबसे ज़्यादा मौजू उम्र क्या होती है? ज़बान सीखने के लिए सबसे अच्छी जो एज होती है आपकी वो कौन सी होती है? इब्तिदाई तिफली, मुतवस्सित दौर तिफली, सन्न बुलूग, जवानी। जवानी का मतलब ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ज़बान आप जवानी में तो नहीं सीखते जाके, और बालिग होने के वक्त भी नहीं सीखते हैं, तो लेकिन ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ज़बान सीखने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो क्या होता है? बचपन होता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया 75वां सवाल। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया है कि क्लास में अगर तलबा को पूरी आज़ादी दे दी जाए तो क्लास के नज़्म पर उसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। इस ख्याल पर आपका नज़रिया क्या है? आपके पास एक स्टेटमेंट है, आपसे पूछा गया है कि अगर आप क्लास में बच्चों को पूरी आज़ादी दे दिए और आप कह दें कि भाई जो तुम्हारी मर्ज़ी है वो करो आप, तो इसका क्लास के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब आप बताइए। आपका ऑप्शन 4 है आपके पास। कुछ हद तक इत्तिफाक किया जा सकता है, बी ख्याल दुरुस्त है, और सी ख्याल दुरुस्त नहीं है, और डी अच्छा असर पड़ेगा। देखिए क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं आपको पता ही वो बहुत नॉटी होते हैं, ठीक है, बहुत शरारती भी होते हैं, तो उनके ऊपर नज़र भी रखनी पड़ती है, उनको समझाना प्यार से, उनको बताना भी पड़ती हैं चीज़ें, तभी वो क्या करते हैं जी सही से काम करते हैं। अगर आप उनको खुली छूट दे देंगे तो क्या होगा? इसका अच्छा असर तो नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चे उतने समझदार नहीं होते हैं, तो ये ख्याल दुरुस्त भी नहीं है, तो कुछ हद तक भी हम इसमें इत्तेफाक नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? ख्याल दुरुस्त है। जी, ये ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर बच्चों को क्लास में आज़ादी दे दी जाए पूरी तरह से और उनको टोका टोकी ना की जाए तो इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है जी। चलिए सवाल नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर, और पूछा गया है कि क्लास के ज़हीन और होनहार तलबा को दीगर तलबा के मुकाबले में क्या तरीक़ा बेहतर है? आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कम समझते हैं चीज़ों को, कुछ ऐसे हैं जो एक बार बताने से ही समझ जाते हैं, यानी कि कुछ बच्चे बहुत क्या हैं? ज़हीन हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट, हर क्लास में होते हैं। आप एक ही बार कोई बात बताएंगे वो समझ जाएंगे फ़ौरन, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या करेंगे? कम होमवर्क दिया जाएगा, या बी ज़्यादा होमवर्क दिया जाएगा, सी यकसा होमवर्क दिया जाएगा, और डी कुछ मुश्किल होमवर्क दिया जाएगा? जी हाँ, तो आप क्या करेंगे? क्लास में जो बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा मुश्किल होमवर्क देंगे। किन से? जी, जो कम समझने वाले बच्चे हैं। चलिए आगे सवाल नंबर 78 में आपसे पूछा गया है कि तलबा की तख्लीकी और फ़िक्री सलाहियतों की नशो नुमा के लिए मुदर्रिस को क्लास में क्या करना चाहिए? आप स्टूडेंट की क्या करना चाहते हैं? जी, उनका IQ लेवल बढ़ाना चाहते हैं, उनकी तख्लीकी और फ़िक्री सलाहियतों की नशो नुमा करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल खुलेपन का माहौल बनाएंगे, रिवायतों से जुड़ाव कायम रखेंगे, या फिर नज़्म ज़ब्त पर ताकीद करेंगे, या फिर वक्तन फ़वक्तन तलबा की रहनुमाई करेंगे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी, रिवायतों से जुड़ाव कायम रखेंगे। चलिए आगे आपके पास जी आपके पास अगला जो सवाल है वो है सवाल नंबर 79, और इसमें आपसे कहा गया है कि आप मौलिम की हैसियत से इनमें से कौन सी ज़िम्मेदारी ज़्यादा पसंद करेंगे? ठीक है, आपको एक सिचुएशन दी गई है और आपसे पूछा गया है कि अगर आप टीचर हैं तो कौन सी ज़िम्मेदारी आप ज़्यादा अच्छा पसंद करेंगे? बच्चे को मज़ीद इल्म बाहम पहुँचाना, बच्चे की पेशा वाराना सलाहियतों को फ़रोग़ देना, और बच्चे को माशी तौर पर मजबूत बनाना, बच्चे की बातिनी सलाहियतों की नशोनुमा करना। ठीक है, तो डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब इनमें से दोनों में से हो सकता है, लेकिन इनमें से ज़्यादा बेहतर जो है वो है बच्चे को मज़ीद इल्म बाहम पहुँचाना, क्योंकि जब आप बच्चे को नॉलेज इतनी दे देंगे तो फिर वो पेशे वाराना सलाहियत भी खुद फ़रोग़ कर लेगा और बाकी जो दीगर काम है वो भी खुद ही कर लेगा। चलिए सवाल नंबर 80 में है, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में, इस मिसरे में गुर्बत से क्या मुराद है? ये एक मिसरा दिया गया है आपको, और ये किसका मिसरा है? ये एक नज़्म का मिसरा है। ऑप्शन आपके पास है नादार, और बी है आलम मुसाफरत, और सी है मुफलिसी, और डी है तंगदस्ती। ठीक है, चलिए जल्दी से आप बताइए। देखिए गुर्बत में आके चमका,
गुमनाम था वतन में। अब गुर्बत तो वैसे तंगदस्ती को ही कहते हैं, गुर्बत किसको कहते हैं, तंगदस्ती को कहते हैं, और गरीबी को, मजबूरी को कहते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि किसी और पस मंज़र में गुर्बत का लफ्ज़ आया है, और किस पस मंज़र में आया है, वतन के, ठीक है। तो वतन में जब आदमी होता है और सफ़र में होता है तो वो गुर्बत में कहलाता है, ठीक है। मुसाफिर जो होता है वो गुर्बत में कहलाता है। तो यहाँ वतन का मतलब होता है किसी जगह इंसान रुकना या ठहरना, और मुसाफिर का मतलब होता है गुर्बत। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आलम मुसाफरत, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, अब आपके पास इक़्तिबास है 81 से और 90 तक। 10 सवाल ऐसे हैं जो आपको पैराग्राफ से देने हैं। जल्दी से मैं इन पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ आपके लिए, और आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और समझिए चीज़ों को, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और यहीं पे ही उनका क्या होता है, नंबर कम हो जाते हैं। जी, ये क्या है, मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग में एक अहम हिस्सेदार है और गुज़िश्ता 3 सदियों के दौरान हमारे फ़ज़ाई कर्रे में इसकी मिक़दार में 150 गुना इजाफ़ा हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब मीथेन का एक मुस्बत पहलू ये है कि इस गैस के फ़ज़ा में ठहरने की मुद्दत बहुत कम है और तकरीबन 9 साल के अंदर ये हमारे फ़ज़ाई कर्रे से ख़त्म हो जाती है। जबकि दूसरी जानिब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कमोबेश 100 साल तक अपनी मौजूदगी बरकरार रखती है। तहक़ीक़ में बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी का इंसान को कोई फ़ौरी फ़ायदा नहीं हो सकता। इसके मतलूबा नताइज के लिए 1 सदी का इंतज़ार करना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों ग्लोबल वार्मिंग का सबब हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार कौन है, तो क्या बताएंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। चलिए, ये गैस हमारी ज़मीन के ऊपर फ़ज़ा में एक ऐसा दायरा खींच देती है जो सूरज से हरारत को ज़मीन पर आने तो देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता, ठीक है ना। ये जो गैसेस होती हैं ये हमारी ज़मीन के ऊपर एक ऐसा दायरा बना देती हैं जिसमें से छन छन के सूरज की किरणें आ तो जाती हैं ज़मीन तक, लेकिन फिर वो रिफ़्लेक्ट होकर वापस नहीं जा पाती, इसलिए ये नुकसानदेह है, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है। दर्जा हरारत बढ़ने से ज़मीन के कुदरती निज़ाम में खलल पड़ता है। अगर ज़मीन मुसलसल गर्म होती रही तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ से ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ था। आइए जल्दी से इसमें से क्या कर लेते हैं, हम अपने मतलब के जी आंसर निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 81 सवाल नंबर में आपसे पूछा गया, ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है जो मुताल्लिक़ है, किससे मुताल्लिक़ है, दर्जा हरारत से। जी, ऑप्शन ए है दर्जे हरारत से, बी है समंदर से, सी है जंगल से, और डी है पहाड़ से। जल्दी से आप बताइए सवाल नंबर 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सवाल नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दर्जे हरारत से। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी ज़मीन पर, गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ग्लोबल वार्मिंग किसका नतीजा है, मीथेन की कमी, मीथेन की ज़्यादती का, कार्बन डाइऑक्साइड का, बी और सी दोनों। देखिए, हमने जैसे आपको बताया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है, मीथेन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो बी और सी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। चूँकि बी और सी अलग अलग में हैं तो यहाँ डी में दोनों चीज़ें हैं, तो इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मसाइल में मीथेन का एक मुस्बत पहलू क्या है, मीथेन का एक पॉजिटिव पहलू क्या है, पॉजिटिव इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, ज़्यादा नुकसान नहीं देता, ये तो नहीं है। फ़ज़ा में ठहरने की मुद्दत ज़्यादा नहीं है, बीमारियां दूर करती है और दर्जे हरारत में कमी कर रही है। ये सारे गलत हो जाएंगे। इसका क्या है सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि फ़ज़ा में ये ज़्यादा देर नहीं ठहरती बल्कि 10-12 सालों में ही ये ख़त्म हो जाती है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 84 आपसे पूछा गया है कि 3 सदियों के दौरान 150 गुना बढ़ने वाली गैस से सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन हुआ है। ऑप्शन ए सूरज, चांद, कुदरती निज़ाम और इंसान। तो इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुदरती निज़ाम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, नेचर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। चलिए, सवाल नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भाई, आपके फ़ायदे की बात है, ठीक है। चलिए,
ज़मीन के दर्जे हरारत बढ़ने का सबब क्या है? लकड़ियों का जलना, सूरज की किरणों का आना, शुमाली कुतुब पर बर्फ़ पिघलना और फ़ज़ा में गैसों का दायरा। तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर फिर आपको एक इक़्तिबास दिया गया है, एक पैराग्राफ फिर से दिया गया है, आप इसको पढ़िए और जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आधे घंटे में ही हमको क्या करनी है, ये क्लास फिनिश करनी है। चलिए, मुतअद्दिद नाकाम हमलों के बाद एक रोज़ जून के महीने में मालूम हुआ कि हमारा हीरो यूनिवर्सिटी से हक़ बख्शवाने में कामयाब हुआ और एक नया सूट, पुरानी टाई और उससे पुरानी टोपी जो अय्याम दिमाग सोज़ी की तफसीर रोगनी होकर रह गई थी, ज़ेब सर करके कलेक्टर साहब के बंगले से लेकर नैनीताल की बुलंदियों तक डिप्टी कलेक्टर कागज़ बन गया। गर्मी का मौसम जुनून और मजाक के लिए मुज़िर होता है, इसीलिए नैनीताल, मसूरी, शिमला, कसोल वग़ैरह में जब दो एक गर्मियाँ सर से गुज़र जाती हैं तो बकौल शख्स मग़ज़ की गर्मी छट जाती है। मकान वापस आते ही वालिदैन जो BA पास हो जाने के बाद क़ानून पढ़ाना उतना ज़रूरी समझते हैं जितना हुक्मा मुनज़ज के बाद मुसहल देना और लीडरान कौम स्पीच के बाद चंदा लेना उनको कानून का इम्तहान पास करने पर मजबूर करते हैं। ये भी एक मुद्दत की सरगर्मी के बाद ने मुहक़्क़िक़ बूदनह दानिशमंद होकर वापस आए। अब जो देखिए तो एक टूटे हुए साइबान में एक खाना साज कुर्सी पर बैठे हैं। चलिए, इसी में से आपके 5 सवालात निकल के आने वाले हैं, जल्दी से इसको देख लीजिए। तो इसमें क्या कहा गया, हमारा हीरो हक़ बख्शवाने में कहाँ से कामयाब हुआ? कलेक्टर साहब से, वालिदैन से, यूनिवर्सिटी से या फिर लीडरान से? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो ये एक किसका है, ये एक इंशाई का गालिबन पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है जो रशीद अहमद सिद्दीकी का है। अभी मुझे कंफर्म नहीं, आप देख लीजिए एक बार। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि जो पैराग्राफ लिया गया है वो रशीद अहमद सिद्दीकी के जो इंशाइया है वकील साहब, वहाँ से लिया गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 87 में तफसीर रोगनी किसे कहा गया है? पुरानी टाई को, नए सूट को, टूटे हुए साइबान को या पुरानी टोपी को? जी जल्दी, 87 का क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए। तो 87 का सही जवाब आपका हो जाएगा डी, किसको? पुरानी टोपी को। ठीक है, 2-3 सवाल और बचे हैं, इनको जल्दी से निपटा लेते हैं। सवाल नंबर 88, कानून पढ़ाना क्यों ज़रूरी समझते हैं? अच्छा, कौन ज़रूरी समझते हैं, कौन ज़रूरी समझते हैं? वालिदैन, हुक्मा, डिप्टी कलेक्टर या फिर लीडर? तो किसके बारे में कहा गया है कि वालिदैन कानून पढ़ाना अपने बच्चों को ज़रूरी समझते हैं। अब ये उस दौर की बात हो रही है जो रशीद अहमद सिद्दीकी का दौर था। चलिए, हमारा हीरो कलेक्टर साहब के बंगले से लेकर नैनीताल की बुलंदियों तक क्या बन गया था? बताइए। ऑप्शन में है वकील, बी में है दिमाग सोजी की तफसीर रोगनी और सी में है डिप्टी कलेक्टर कागज़ और डी में है तफसीर रोगनी। जी जल्दी से बताइए। तो सवाल नंबर 89 का आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिप्टी कलेक्टर कागज़। ठीक है जी। चलिए आखिरी सवाल आज का आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है कि जब दो एक गर्मियाँ सर से गुजर जाती हैं तो क्या छट जाती हैं? ऑप्शन ए कुर्सी का पाया, मग़ज़ की गर्मी, साइबान की ऊंचाई और गज़ की लंबाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मग़ज़ की गर्मी। ठीक है, तो ये थे आज की आपके 2020 में आने वाला आपका पेपर फर्स्ट और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आपने अभी तक जो कुछ सीखा है आप कमेंट करके बिल्कुल जल्दी बताइए क्या क्या आपको लग रहा है कि कमियां हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि बात आपके ही फ़ायदे की है और हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं। लेकिन जो लोग पहले से कामयाब हो चुके हैं वो बहुत कम ऐसे होंगे जो आपकी कामयाबी की तमन्ना करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उनमें से एक हैं जो चाहते हैं कि आप भी कामयाब हो जाएं। चलिए खैर।